हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? यह सबसे प्राथमिक सेल होता है। जब सेल्स स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ तो वह प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें जो सेल्स है वो स्टार्टिंग में जो बन रहा था जस्ट लाइक दैट कि जो बैक्टीरिया है ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना। तो सेल्स के अंदर में बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल का जो शेप एंड साइज है उसको बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। सेल के ऊपर में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? जो बाहरी जो भी डैमेजेस रहता है या फिर जो खतरनाक चीजें जो सेल को डैमेज कर सकते हैं उन चीजों से हेल्प करता है मेम्ब्रेन, ठीक है, उन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। सेल के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए है जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिट होता है। सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम पाया जाता है जो रिप्रोडक्शन एंड जो सेल है उसको मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। चलिए आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम लोग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं उसके अंदर में। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, वैसे ही एक जो छोटा सेल है उसके अंदर में भी बहुत सारे इस तरह ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का जो आउटर लेयर है, बाहरी जो परत है, वह सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह 3 स्तरों से बना हुआ रहता है, जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, ये सभी चीजों से यह बना रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसे हम लोग सेमी प्रीमिएबल भी बोलते हैं और इसका बहुत सारा वर्क होता है। ये बाहरी जो भी हानिकारक चीजें रहता है उन सब से प्रोटेक्ट करके रहता है सेल के अंदर के पार्ट को, है ना, और बहुत सारे चीजें रहता है। इसके आधार पर जो सिंगर और निकोलसन है उन्होंने 1972 में एक अवधारणा दिया था। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उसको किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद आगे देखते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किसको बोलेंगे? तो आपको पता है कि सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिल्स आपस में चिपके मत, प्लस अपने धीरे धीरे अपना जो वर्क है वो लोग सही ढंग से कर पाए, इसके लिए सेल के अंदर में एक लिक्विड चिपचिपी पदार्थ पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म का वर्क यही है कि वो सेल को मतलब कि न्यूक्लियस, ऑर्गेनिल्स और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन सबको क्या करता है? उस आपस में चिपकने नहीं देता और सबका क्या करता है? प्रोटेक्शन के लिए यह हेल्पफुल होता है। कौन? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जान लिया साइटोप्लाज्म के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग सेल के अंदर में पाए जाने वाले एक भाग जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या होता है? तो देखिए, ये हमारा जो कोशिका है, सेल है, सेल का जो ब्रेन है वह हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन रहता है तो ब्रेन से ही हम लोग कुछ भी चीजों को हम लोग सोच और समझ सकते हैं ना। सेम वैसे ही जो सेल्स रहते हैं, सेल का ब्रेन कौन से वाले पार्ट को बोला जाएगा? तो न्यूक्लियस को बोला जाएगा। आखिर ये सेल्स है, इसकी खोज किसने की? तो सेल्स की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने की है? रॉबर्ट ब्राउन। और एक और फैक्ट यह है कि जो सेल्स हैं ये हमारे जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग, मतलब सेल के अंदर में पाए जाने वाले जो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स या कोशिकांग रहते हैं उन सब में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है बोला जाएगा? तो वो कौन है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए पाया जाता है, डीएनए प्लस यहाँ पर बहुत सारे डीएनए के साथ साथ इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क पाए जाते हैं। ये क्रोमैटिन जो नेटवर्क है ये क्या काम करते हैं?
तो ये जो क्रोमेटिक नेटवर्क है ये आपस में जाल बना करके क्या बनाते हैं, हमारा माइक्रो क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस में क्या करते हैं, आपस में घूमते ही रहते हैं ये क्रोमोसोम्स। इसी से तो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है ना, और इसी से ही रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है ना। तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। और आपको पता है जो ये राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, ठीक है। ये इसी कारण से इसे जो राइबोसोम है इसे हम लोग जो सेल है, कोशिका है, उसका इंजन कहते हैं, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये क्या करता है, ये सभी तरफ साइटोप्लाज्म में छोटू छोटू सा रहता है, सभी तरफ घूमते रहता है। तो सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनिल या कोशिकांग कौन सा है बोलेंगे तो वह कहलाता है हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए ये जो राइबोसोम है वो जिस पार्ट में ज़्यादातर घिरा रहता है, जिस वाले स्ट्रक्चर में वह ज़्यादा घिरा रहता है और उसमें जाकर चिपका रहता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एरिया में वह कम जाया रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम रहता है, ठीक है, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, तो देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह हेल्पफुल होता है सेल को सहारा प्रदान करने के लिए, मतलब कि जो यांत्रिक मैकेनिज्म जो ही रहता है कि वन जगह से दूसरे जगह से किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, इन सब का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें क्या नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता। और इसका काम क्या होता है कि यह लीवर में पाया जाता है, ठीक है। जब लीवर में कोई भी अगर हम लोग जहर वहर कभी भी खा लेते हैं या फिर कोई भी टॉक्सिक चीजें हमारे अंदर चला जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए, उसका संश्लेषण करने के लिए, ठीक है, ये हेल्पफुल होता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लीवर में पाया जाता है। इसके साथ आता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपको पता है जो ये राइबोसोम है ये क्या करता है, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं ये सभी प्रोटीन्स को क्या करता है, आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे वेसिकल्स के थ्रू, किसके थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू वो पहुंचा देता है किसके पास, जाओ भाई आप लोग जाओ गोल्गी बॉडीज के पास और वो आपको दूसरे सेल में ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो ये जो रहता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण किया, दिया किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको दिया, वेसिकल्स के थ्रू जा रहा है वो गोल्गी बॉडीज के पास। तब क्या होगा गोल्गी बॉडीज का काम, जो गोल्गी बॉडीज है इसका काम क्या रहता है, हम लोग इसे बोल सकते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि एक पुलिस की तरह काम करता है, मतलब यहाँ का पर जो भी चीजें या फिर सामान है वो क्या करता है दूसरे सेल्स या फिर पूरे सेल्स के ऑल अराउंड पूरे सेल्स में परिवहन करने का काम करता है, कौन, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं डिक्टोसोम, क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम। और ये जो गोल्गी बॉडीज है इसकी खोज किया था कैमेलियो गोल्गी ने, किन्होंने किया था, कैमेलियो गोल्गी ने। तो ये आप लोगों ने जान लिया कि गोल्गी बॉडीज में कैसे फंक्शन होता है। और ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, प्रोटीन को अपने अंदर ले लेता है, प्लस इसमें से जो प्रोटीन्स है वो आपस में कंबाइन हो करके जुड़ करके क्या कर निर्माण करते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। और लिपिड्स के साथ साथ ये लिपिड्स बन गए, इसके बाद क्या करें, ये भी उसको दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिए, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को भी पूरे सेल्स में परिवहन करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे किन्होंने खोजा था, तो लाइसोसोम को खोजा था डी डुवे ने। किन्होंने, डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था। इसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली। अब ये कैसे होता है, तो पता है अगर सेल के अंदर में कोई भी चीजें, खराब चीजें पहुंच जाए या अगर सेल का भी अगर डेथ हो जाए तो क्या करता है, ये जो लाइसोसोम है बहुत हेल्पफुल होता है। लाइसोसोम क्या करता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरा रहता है
और जिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण से जो खराब या गंदगी चीजें हैं उसको अपने अंदर ले लेता है और क्या करता है, उसका पाचन कर देता है, उसको पचा देता है। ठीक है, तो इसीलिए अंतःकोशिकीय पाचन में ये जो लाइसोसोम है ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है आपको, इसी लाइसोसोम के कारण से अगर कभी कभी ये लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी ये अपने आप ही फट जाता है। ठीक है, और जिसके कारण से उस सेल की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से सेल ये लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, लाइसोसोम डी डुवे ने इसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था कॉलिलकर ने। ठीक है, कॉलिलकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। यह एक सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस नोज एंड हमारा लंग्स है उससे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो वैसे ही सेल्स अपना जो रेस्पिरेशन है वो किससे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। इसी कारण से हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये डबल लेयर्ड में स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, एटीपी का भी निर्माण करता है, एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑलराइट, सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें होता है। ठीक, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान गए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे जितने भी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस एनिमल्स में पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ जो सेल्स रहता है, सेल्स को आपस में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल्स में एक स्केलेटन पाया जाता है। जैसे हमारे में हड्डी पाया जाता है ना, तो वैसे इसमें भी पाया जाता है जो माइक्रोट्यूबल्स एंड फिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है, इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। और इसके ऊपर में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो बाहरी चीजें रहता है उससे हमारे सेल की रक्षा करता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन तो ह्यूमंस में पाया जाता है। और जो सेल वॉल रहता है, जितने भी प्लांट्स रहते हैं उन सभी में सेल वॉल पाया जाता है, जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह सेल्यूलोज का बना रहता है। तो हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में जान लिया। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में या फिर और जंतु कोशिका में पाया जाता है, और सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका मतलब प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। उसके साथ क्या आपको पता है, जो सेल रहता है इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, तो पादप कोशिकाओं में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो सेल कोशिकांग कौन सा है, तो वह होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। प्लांट सेल में एक और चीज पाया जाता है जिसे बोलते हैं वॉक्यूल्स। ये वॉक्यूल्स क्या करता है, ये वहाँ पर स्पेस को घेरे हुए रहता है। देखिए, प्लांट सेल में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट में क्या पाया जाता है, ये सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया जो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनेल्स रहते हैं। चलिए अब आगे कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम या फिर अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट ये है कि जितने भी स्तनधारी जंतु रहते हैं उनके जो आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अभी आपको बताई हूँ कि जो सेल में जो न्यूक्लियस आता है वह उसका ब्रेन होता है, लेकिन जो हमारे ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स में क्या होता है, जो सेल रहते हैं आरबीसी में, आरबीसी सेल में क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। उसी तरह ऊंट को तो जानते हो, और लामा ऐसे ही स्तनधारी है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। पौधों के फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे कि ह्यूमंस के आरबीसी में नहीं पाया जाता न्यूक्लियस, वैसे ही जो पादप कोशिका रहते हैं उसकी जो चालनी नलिका होती है जाइलम फ्लोएम, उसमें भी क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो मैं पिछले क्लास में आपको बताई थी कि पूरे होल वर्ल्ड में और ह्यूमंस में क्या होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो सेल्स रहते हैं, सेल्स के अंदर में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो वह है राइबोसोम।
सेल्स के अंदर में ही, ठीक है। अगर हम लोग एनिमल सेल्स लेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और अगर हम लोग पादप कोशिका में देंगे तो उसमें हमारा कौन सा रहेगा, प्लास्टिड, जो क्लोरोप्लास्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना कौन सा है, तो वह होता है हमारा सेल का केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने फैक्ट जान लिया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या होता है, ये तो एग्जाम में आता है कि कौन से यानी कि जो ऑर्गेनिल्स है या कोशिकांग है इसमें लेयर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो देखिए पहला दिया गया है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स, मतलब जिसमें कोई भी स्तर नहीं पाया जाता, जैसे कि राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या फिर केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस रहता है, एंड साइटोस्केलेटन। इन सभी में कोई भी किसी भी प्रकार का ऊपर में आवरण नहीं पाया जाता, इसे अस्तरीय बोलते हैं। एक स्तरीय अंगक मतलब जिसमें सिर्फ एक ही परत रहता है, जिस कोशिकांग के अंदर में, उसे हम लोग एक स्तरीय अंगक कहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतः प्रद्रवी जालिका कहते हैं, गोल्गी कॉय, रिक्तिका जिसे वॉक्यूल्स बोलते हैं, लाइजोसोम, स्फेरोसोम, पराक्सीसोम, ग्लाइक्सिसोम और क्या है, थैलकॉइड्स, ठीक है। इन सभी में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसके ऊपर में परत में, ठीक है। वैसे ही अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि डबल लेयर्ड में डबल मेम्ब्रेन द्विस्तरीय अंगक कौन कौन से हैं, तो वह कौन कौन से है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक एंड कौन सा है हमारा, न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, ठीक है। होप सो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो तब तक के लिए टिल देन स्टडी एंड यस आल्सो कीप स्माइल, बाय बाय।